नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। एग्ज़ाम को आपके ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आप अपनी प्रिपरेशन को और तेज़ी से अच्छा करिए। ओके, जिसमें आपका जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो फर्स्ट है आपका रिवीजन। ओके, रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड सेकेंड है आपकी प्रैक्टिस इन द सेंस आपको जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी। ओके, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आपके, इसमें उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके, विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट्स आपके यूपी पुलिस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। ओके, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन है आपका ये कि मैथिली शरण गुप्त की कृति क्या है। यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की यशोधरा, तो इस काव्य में आपका बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में विशेष रूप से महत्व दिया गया है। ओके, उनकी पीड़ा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपकी विष्णुप्रिया, ये आपकी कविता है। ओके, ये काव्य है, ये महत्वपूर्ण है। ओके, विष्णुप्रिया में जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी वियुक्ता पत्नी के त्याग और प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट आपकी आती है भारत भारती, ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ओके, इसमें जो है स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा को जो उबारने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग इसमें आपका दिखाया गया है। ओके, करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ओके, ये सभी ही मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्र कवि कौन है, राष्ट्र कवि की जो उपाधि है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त को ही दी गई है। ओके, उनके भारत भारती के कारण ही उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और भी कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो उन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। वो आपसे रिपीटेड फॉर्म में मतलब रिपीटेडली पूछी जाती हैं, तो उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं, तो उनमें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी। ओके, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे पहली आपकी रंग में भंग। रंग में भंग आपकी महत्वपूर्ण रचना है, प्रसिद्ध रचना भी है। ओके, नेक्स्ट आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है जयद्रथ वध। तो जयद्रथ वध आपकी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही रचित है। ओके, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं। नेक्स्ट है शकुंतला। शकुंतला आपकी इम्पॉर्टेंट है। किसान, शक्ति, अनघ, हिंदू वेरी इम्पॉर्टेंट है। त्रिपिटका आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी रचना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, पंचवटी बहुत बार आपसे ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, डिफरेंट। ओके, ये सभी आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। आप चाहे तो इन्हें एक जगह नोट कर सकते हैं और एक जगह सारी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की छुड़ाई लीनी, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस हैं यमक अलंकार, उपमा अलंकार, शेष अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। क्या होगा करेक्ट आंसर।
सो इसमें जो आपका शब्द आया है बेनी, इसके आपके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि कवि की तरफ संकेत कर रहा है और दूसरा बेनी का अर्थ है चोटी। ओके, एक का अर्थ है आपका संकेत और दूसरे का अर्थ है आपका चोटी। सो ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ओके, दो बार शब्द आया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए आपका यमक अलंकार हो जाएगा। सो अगर आपने चैनल पर अवेलेबल अलंकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 है ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें आपका कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हैं आपके उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शंस की तो उपमा अलंकार आपका किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना जब अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से की जाए तो आपका वहाँ उपमा अलंकार होता है। ओके, तो बात करें ऑप्शन नंबर 1 की उपमा अलंकार, तो यहाँ आपका जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से की जाती है तो आपका उपमा अलंकार होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मानवीकरण, तो जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, वस्तुओं में किया जाता है, तब यहाँ मानवीकरण हो जाता है। अतिशयोक्ति का आपका अर्थ है कि किसी व्यक्ति वस्तु आदि के गुण को अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर कहना, यह आपका अतिशयोक्ति हो जाती है। ओके, विशेषोक्ति का अर्थ होता है आपका जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ओके, ये थी सभी इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस के बारे में। सो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ओके, मानवीकरण ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने चैनल पर अवेलेबल अलंकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है मैला आंचल के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं आपके फणेश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर मोहन राकेश। क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। यह प्रश्न आपका पुलिस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, पूछा जा चुका है इस प्रकार के क्वेश्चंस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फणेश्वर नाथ रेणु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। करना तुम्हें के लिए स्वयं निजवाचक सर्वनाम। ओके, होगा करेक्ट आंसर बताना है। निजवाचक सर्वनाम की तो यह आपका होता है जहाँ स्वयं के लिए आप अपने आप जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से अपयश का विलोम शब्द क्या है? सुयश, अंधियारा, स्वयं प्राप्त या फिर डूबना। क्या होगा करेक्ट विलोम शब्द? ओके, स्वयं प्राप्त का अर्थ होता है आपका स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त किया हुआ। ओके, डूबने का अर्थ होता है जल में समा जाना। ओके, अंधियारा का अर्थ आपको पता ही होगा, अंधेरा। सो नेक्स्ट बात करें सुयश का, तो यही है आपका अपयश का अपोजिट यानी विलोम। ओके, सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर सुयश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रशंसनीय का विलोम होगा स्तुत्य, निंदनीय, अभिनंदनीय या फिर अनंदनीय। क्या होगा करेक्ट आंसर प्रशंसनीय का?
ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिया गया है स्तुत्य, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका हेय, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें प्रशंसनीय की, तो इसका अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य, तो अपोजिट हो जाएगा निंदनीय, यानी निंदा करने के योग्य। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, या फिर जिसका निवारण ना हो सकता हो। क्या होगा अनियमित का अर्थ? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। सेकंड ऑप्शन, जो नियम अनुकूल ना हो वो आपका अनियमित होता है। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन से जो गलत अशुद्ध लिखे हैं बताना है आपको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाधिकृत और यथेष्ट। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है इन प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। ओके, अपराहन, 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 इनमें से कौन सा अपराहन सही लिखा है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपराहन। ओके, तिजहरिया की बात करें तो ये आपका अपराहन का पर्याय है, पर्यायवाची है। ओके, सो ये आप इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशहरा पर नीलकंठ का दर्शन शुभ माना जाता है। इस वाक्य में सदा बहुवचन रहने वाला शब्द क्या है? जो हमेशा हर कंडीशन में बहुवचन में ही यूज़ होता है, वो शब्द कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताएं। आपको ये ऑप्शंस दिए गए, इनमें कौन सा करेक्ट स्त्रीलिंग शब्द है कर्ता का? कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्त्री। ओके, इनमें से किसी में भी ये आपका नहीं दिया गया है। कर्त्री अर्थात करने वाली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बाखर, मनोरथ, त्वरा या फिर सुरचाप? क्या है करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष का पर्यायवाची। सो बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की बाखर, तो यह एक खेती की क्रिया का नाम है। ओके, नेक्स्ट है आपका मनोरथ, तो ये इच्छा और कामना के लिए प्रयोग होता है, विश, राइट। नेक्स्ट है आपका त्वरा, तो त्वरा का अर्थ होता है आपका तीव्रता या फिर जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरचाप, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष, रेनबो, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से फौज का पर्यायवाची शब्द क्या है? फौज का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ओके, बात करें अगर सेकंड ऑप्शन की उरग, तो ये आपका होता है नाग। ओके, सर्प,
भुजंग आदि। नेक्स्ट है प्रसून। प्रसून का आपको पता ही होगा, पुष्प, फूल, कुसुम, मंजरी एटसेट्रा। कीश की बात करें तो कीश का अर्थ होता है कपीस, बंदर, हरी, ओके, और कपी। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वाहिनी। वाहिनी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन वाहिनी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपसे अनि पूछा जाए तो भी आपका वो फौज का ही पर्यायवाची है। सेना, दल, बल, लश्कर, कटक, अनिकिनी, चमू इम्पॉर्टेंट है। ओके, अनिकिनी, ये सभी हमारे फौज के अन्य पर्यायवाची हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संभव है कि अगले माह छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़ें। यह वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भूतकाल, ओके, संदिग्ध भूतकाल। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, हेतुमत भविष्यत काल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? अबाल वृद्ध, यथाशक्ति, बेखटके या फिर अकाल पीड़ित। ओके, बात करें अगर अकाल पीड़ित की तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अकाल वृत्ति का अर्थ होता है अकाल से पीड़ित। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, वो भी करण तत्पुरुष समास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वापी का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा करेक्ट संधि विच्छेद? आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, और इसमें है आपका अयाधि संधि। संधि से रिलेटेड पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे औरों तक भी यह वीडियो पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ होता है नियंत्रण कम करना, संभाल कर काम ना करना? क्या होगा करेक्ट आंसर? जी का जंजाल होना, उल्टे छुरे से मुड़ना, डोरी ढीली करना, मुंह में लगाम ना होना। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, नियंत्रण कम करना, डोरी ढीली करना। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला है आपका जी का जंजाल होना, इसका अर्थ होता है व्यर्थ की परेशानी। अगला है उल्टे छुरे से मूंढना, यानी किसी को मूर्ख बनाकर उससे धन ऐंठना या अपना काम निकालना। ओके, नेक्स्ट है मुंह में लगाम ना होना, तो मुंह में लगाम ना होने का अर्थ होता है जो मुंह में आए बस वो बोल देना। ओके, कुछ भी किसी को कह देना। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डोरी ढीली करना का अर्थ होता है नियंत्रण कम करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको ये सभी वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। बाकी सभी हमें अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है?
यानी आपको एक स्टेटमेंट दिया है और ये एक वर्ड दिया है, इसको कौन सा ऑप्शन स्थापित रिप्लेस कर रहा है आपको बताना है, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साहस, यहाँ पर इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट है। ओके, विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अधिसूचना में दिए गए विकल्पों को क्या नहीं लिखा जा सकता। दिनांक, पता, संबोधन या फिर हस्ताक्षर। सबसे पहले तो हम लोग अधिसूचना के बारे में जानते हैं। किसी भी सरकारी या राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति या अवकाश के लिए सरकारी नियमों या आदेशों के लिए जो घोषणा की जाती है उसे हम अधिसूचना कहते हैं। ओके, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन। तो इसमें आपका क्या नहीं लिखा जाता है आप बताएं। दिनांक, पता, संबोधन या फिर हस्ताक्षर। करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विलोम आपसे पूछा गया है। प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत या फिर प्रकर्ष। अगर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की प्रवर्तक, तो उसका आपका अर्थ होता है अप्रवर्तक, राइट। प्रकर्ष की बात करें तो इसका आपका अर्थ होता है अपकर्ष, अर्थात विलोम, विपरीतार्थक शब्द। आवृत का होता है अनावृत, ओके, विलोम। अनावर्तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्तक का विलोम शब्द होगा अनावर्तक। ओके, ये थे आपके बाकी ऑप्शंस के भी विलोम शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। 8, 10, 12, 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके यूपी स्टेट के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी में देखने को मिलता है। यूपी पुलिस, आरओ। ये प्रश्न आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। फ़िलहाल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये आपके 8 भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई है। ओके, और किस शास्त्र में बताई है, तो आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र में बताई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको डिटेल में इन सभी रस के बारे में उनमें बताया गया है, तो आप उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विभावना, यमक, रूपक, अनुप्रास। विपत्ति के समय जो काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, डपोर शंख होना मुहावरे का आशय क्या है। शंख का ना बजना बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति, डींगे मारने वाला या फिर आलसी व्यक्ति। क्या होगा डपोर शंख का अर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति, मतलब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी मगर जो कुछ करता ना हो, कर्म रहित हो। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो शंख का ना बजना, इसका अर्थ होता है मूर्ख बने रहना। ओके, डींगे मारने वाला तो आपको पता ही होगा, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। आलसी व्यक्ति होता है वह जिसमें तत्परता ना हो। ओके, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्शन से रिलेटेड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है आपको
आपको बताना है। इला, अचला, अचल या फिर अवनी। सो करेक्ट हो जाएगा आंसर थर्ड ऑप्शन अचल। अचल अर्थात जो चल रहित हो, अर्थात आपका पहाड़, पर्वत आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से असंगत है? मुझे यह नहीं करना, यह पुस्तक बड़ी छोटी है, चारों ओर घना अंधेरा था, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या होगा इनकरेक्ट सेंटेंस? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह पुस्तक बड़ी छोटी है। ओके, इसमें आपका बड़ी के स्थान पर आना चाहिए बहुत। यह पुस्तक बहुत छोटी है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? अर्थात किस भी शब्द में गार प्रत्यय नहीं यूज़ हुआ है, आपको बताना है। कारागार, मददगार, यादगार या फिर गुनाहगार। सो कौन सा आपका वो शब्द है जिसमें आपका गार प्रत्यय यूज़ नहीं हुआ है? तो वो है फर्स्ट ऑप्शन कारागार। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है, वैवर्ण्य, प्रलय, अपस्मार या फिर अश्रु। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो बात करें अगर सात्विक अनुभाव की, तो सात्विक सत्व से उत्पन्न आपका सात्विक होता है। ओके, सत्व के योग से उत्पन्न जो चेष्टाएं हैं वह आपके सात्विक अनुभाव हैं। इनकी संख्या आपकी 8 है। वैवर्ण्य, प्रलय, अपस्मार, अश्रु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपस्मार। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अपस्मार का आपका अर्थ होगा मिर्गी रोग, स्मरण शक्ति की हानि। ओके, स्मरण शक्ति की हानि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किसी विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं हुआ है? तो इसे हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कारागार। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट। ओके, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आपको आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।